स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहिनी गुप्ता। उपन्यासों की श्रृंखला में आज मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक बेहद हृदयस्पर्शी और मार्मिक उपन्यास सुनाने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है हजार गम है जिंदगी। हजार गम है जिंदगी 1। बहुत पहले मेरी यह कहानी संक्षिप्त रूप में एक मासिक पत्रिका में छपी थी। हुआ ये था कि संपादक जी ने इस टिप्पणी के साथ कि कहानी पत्रिका के हिसाब से बड़ी है, इसे संक्षिप्त करके दोबारा भेजिए, लौटा दी थी। खैर, मैंने कहानी काट छांट कर छोटी की और दोबारा पत्रिका में छपने के लिए भेज दी। इस बार कहानी पत्रिका में छप गई। अच्छे पैसे भी मिले। कई लोगों ने इस कहानी को पढ़ा और पसंद किया। तब से बहुत से लोग मुझे एक कहानीकार के रूप में जानने लगे। तब अक्सर मुझे जानने वाले, जिन्होंने मेरी यह कहानी पढ़ी थी, पूछ बैठते, क्यों जी, फिर मीता भाभी का क्या हुआ? ये तो आपने कहानी में बताया ही नहीं। मीता भाभी? कौन मीता भाभी? मैं पहले अचानक इस तरह किसी के पूछ देने से हतप्रभ रह जाता था। वे सज्जन कहते, अरे, मैं श्रीमती मीता जी की बात कर रहा हूँ, सुरेश जी की पत्नी की। वही तो आपकी उस कहानी की नायिका थी। तब मुझे एकाएक याद आता, अरे, ये तो मेरी एक कहानी का नारी पात्र है। मैं उन सज्जन से पूछता, मीता भाभी की कहानी सुनाना जरूरी है। वे बहुत ही उत्सुकता से कहते, हाँ, क्यों नहीं। आखिर मालूम तो पड़े कि अंत में उनका क्या हुआ। बाद में उन्होंने पुनर्विवाह किया। कहानी के किसी पात्र को लेकर भी किसी के मन में इतनी उत्सुकता हो सकती है, और वह इस कदर उसकी खोज खबर भी कर सकता है, इस बात से मुझे बहुत हैरानी होती। पर मीता भाभी की कहानी लिखना क्या सरल है। मीता भाभी ने ही कब अपना दुख लोगों पर जाहिर होने दिया, जो मैं उनकी कहानी लोगों को सुनाता फिरूं। उनका दुख जैसे उनका ही दुख था, जिसे उन्होंने अंदर ही अंदर पी लिया था। किसी को भनक ही नहीं लगने दी थी। नारी हमेशा त्याग करती है, फिर भी दुख, उपेक्षा और अपमान पाती है। अगर ऐसा न होता तो क्या 14 साल तक अपने पति के साथ वनों में भटकने के बाद श्री रामचंद्र जी सीता जी को निर्वासित कर देते और अंत में भारी संताप के साथ उन्हें धरती माता की गोद में समाना पड़ता? द्रौपदी के 5 पति थे, फिर भी दुर्योधन ने भरी सभा में उसके चीरहरण का प्रयास किया और उसके 5 महारथी पति टुकुर टुकुर देखते रहे। अगर समय पर आकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी लाज न बचाई होती तो क्या होता? और मीता भाभी की कहानी क्या इससे अलग है? अपने पति के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कितने कष्ट नहीं सहे, फिर भी उनकी ऐसी परिणति होगी, किसे मालूम था? दूसरी रामायण लिख सके या दूसरी महाभारत ही लिखी जा सके, इतनी प्रतिभा भला किसमें है? लेकिन मैं मीता भाभी की कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा, अपने दोस्त सुरेश की भी। सुरेश न होता तो क्या कभी मीता भाभी से मेरी मुलाकात होती? तब क्या मैं मीता भाभी की कहानी लिखने बैठता? मेरे दोस्त सुरेश की ही तो धर्मपत्नी थी मीता भाभी। सुरेश की कहानी सुनाए बिना तो मीता भाभी की कहानी अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए पहले सुरेश की कहानी ही आप सबको सुनाता हूँ। 2। कहानी शुरू से ही सुनिए। मैं उस दिन लखनऊ के दीपमाला अस्पताल में डॉक्टर विवेक से मिलने गया था। जिन दिनों मेडिकल कॉलेज के प्रथम वर्ष में मैंने एडमिशन लिया था, उस समय वे MD करके वहाँ हाउस जॉब कर रहे थे। इस तरह वे मुझसे बहुत सीनियर थे, मगर फिर भी न जाने कैसे मेरा उनसे परिचय धीरे धीरे प्रगाढ़ता में बदल गया और प्रगाढ़ता आत्मीयता में। जब भी कभी विवेक जी की अस्पताल में नाइट ड्यूटी होती तो मैं भी उनके साथ ही रहा करता था। उन्हीं से मैंने ब्लड प्रेशर लेना, इंजेक्शन लगाना जैसी डॉक्टरी की प्रारंभिक चीजें सीखी थी। बड़े स्नेह से वे ये सब चीजें मुझे सिखाया करते थे। 1 साल बीत गया और उनका हाउस जॉब पूरा हो गया तो वे अपने घर लखनऊ चले गए। लेकिन हमारे बीच पत्रों का सिलसिला बराबर बना रहा। क्योंकि लखनऊ कानपुर से काफी नजदीक है, इसलिए बीच बीच में जब भी कभी लंबी छुट्टियां पड़ती तो मैं लखनऊ जाकर उनसे मिल आता था। वे हमेशा ही मुझसे बड़े स्नेह से मिलते, खुश होकर कहते, भाई, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आते रहा करो। मिलने जुलने से पुरानी यादें ताज़ी बनी रहती हैं। उन दिनों वे नौकरी की तलाश में थे। मैंने एक दिन उनसे कहा, आप अपना नर्सिंग होम बनवाइए ना। इतना पढ़ लिख कर भी 10,000 रुपये की नौकरी क्यों करेंगे? आप तो महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरी बात सुनकर वे हंस दिए थे। नर्सिंग होम बनवाने में लाखों रुपए भी तो लगेंगे। माँ बाप ने इतना रुपया तो पहले ही पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है। अब फिर से क्या उनके सामने हथेली फैलाकर खड़े होना ठीक रहेगा? मैंने कहा, तो फिर आप लोन ले लीजिए। आजकल तो अस्पताल बनवाने के लिए खूब लोन मिल जाता है। देखिएगा, बड़ी आसानी से आप कमा कमा कर लोन वापस कर देंगे। लेकिन विवेक जी ने मेरी सलाह नहीं मानी। कहने लगे, वाह रे भाई, कैसी सलाह दे रहे हो तुम? फिर मैं लोन चुकाने के चक्कर में मरीजों का गला काटता फिरूं?
उनके पहने हुए कपड़े भी उतरवा लूं? आजकल नर्सिंग होमों का क्या रवैया है, तुम्हें तो मालूम ही होगा। सबके सब मरीजों से अनाप शनाप पैसे लेते हैं, बेमतलब के कीमती टेस्ट करवाते हैं। पैथोलॉजी लैब से उनका कमीशन बंधा होता है ना। बेचारा गरीब मरीज अपना घर बार गिरवी रखकर, अपने गहने बेचकर इलाज करवाता है। नहीं भाई, नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो पहले किसी नर्सिंग होम में सर्विस करके मरीजों की सेवा करूंगा। अभी तो कुछ दिन और सीखूंगा, इससे कम से कम मुझे आत्मसंतोष तो मिलेगा। 10,000 रुपये भी शुरू में बहुत होते हैं, अभी तो आराम से काम चल ही जाएगा। डॉक्टरी के पेशे को व्यवसाय बनाना ही तो गलत है, ये तो सेवा का काम है। मैं विवेक जी की इन बातों से बहुत प्रभावित होता। ऐसा साधु स्वभाव का संतोषी डॉक्टर मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा था। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इस बीच डॉक्टर विवेक की शादी भी हो गई और वे दीपमाला अस्पताल में सीनियर फिजिशियन भी हो गए। अब उन्हें वेतन भी अच्छा खासा मिलने लगा था। वे अपनी ऐसी नौकरी से खासे संतुष्ट थे। पढ़ाई समाप्त करते ही मेरी भी शादी हो गई। इसके बाद मैंने भी लखनऊ में अपनी एक छोटी सी क्लिनिक खोल ली। मेरे पास जब भी कोई उलझा हुआ केस आ जाता तो मैं शाम को विवेक जी के पास जाकर उसके बारे में विचार विमर्श अवश्य कर लेता था। इससे मुझे बीमारी को समझने और अपने मरीज की चिकित्सा करने में बहुत सुविधा हो जाती थी। आज भी मैं एक ऐसे ही उलझे हुए केस के बारे में डॉक्टर विवेक से राय लेने दीपमाला अस्पताल आया था। मैं जब उनके केबिन से बाहर निकला तो बाहर विनोद जी और सुरेश के पिताजी मास्टर रामाश्रे जी को खड़ा देखकर हैरान रह गया। उन्होंने भी मुझे देखते ही पहचान लिया। वे मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, अरे आलोक जी, आप यहाँ? मैंने उन दोनों को प्रणाम किया। रामाश्रे जी से पूछा, कहिए चाचा जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, आप कब आए? वे बोले, मुलाकात हो भी कैसे बेटा, तुम लोग तो जब से लखनऊ आकर यहाँ बसे हो, मदनपुर आए ही नहीं हो। अपना वो छोटा सा कस्बा ही भुला दिया है। मैंने कहा, चाचा जी, अब मेरा वहाँ रहा ही क्या? पिताजी ने कस्बे का वो पैतृक मकान तो बेच ही दिया है। चाचा जी बोले, तो क्या हुआ? मैं तो अभी वहीं हूँ। मेरा घर क्या तुम्हारा घर नहीं है? मेरे लिए तो जैसे सुरेश वैसे ही तुम हो बेटा। चाचा जी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, मन एकदम से प्रसन्न हो गया। बुजुर्ग लोगों की बातों में मिठास ही कुछ और होती है, मन भर आता है। मैंने कहा, चाचा जी, अब आप ही लखनऊ ही क्यों नहीं आ जाते? सुरेश तो नौकरी के चक्कर में इधर उधर भागता रहता है, यहाँ की कोठी तो खाली ही पड़ी रहती है। वे बोले, हाँ, ये कोठी सुरेश ने बड़े शौक से खरीदी थी। उसके पास पैसे कुछ कम थे तो मैंने कस्बे के अपने खेत बेच दिए थे। अच्छा ही किया, अब तो ये कोठी लाखों की है। मैंने कहा, तो यहीं आकर रहिए। वे बोले, अभी तो मेरी 3 साल की नौकरी बाकी है। रिटायर होने के बाद तुम्हारे पिताजी की तरह मैं भी मदनपुर की सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, फिर यहीं आकर रहूंगा। मैंने कहा, हाँ चाचा जी, यही ठीक रहेगा। लेकिन आज आप लोग यहाँ कैसे? इतनी देर से विनोद जी हम लोगों की बातें सुन रहे थे। बोले, आलोक जी, क्या आप भी इसी अस्पताल में हैं? मैंने कहा, जी नहीं, मैं इस अस्पताल में नहीं हूँ, पर कोई काम हो तो बताइए। यहाँ लगभग सारे डॉक्टर मेरी जान पहचान के हैं। क्या आपका कोई परिचित यहाँ एडमिट है? विनोद जी बहुत दुखी होकर बोले, जी हाँ, मेरे बहनोई साहब यहाँ एडमिट हैं। क्या सुरेश? जी हाँ, आपके दोस्त। कौन से वार्ड में? आइए आइए आप, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये कहते हुए वे एक तरफ चल दिए। मैं भी चाचा जी के साथ बातें करता हुआ उनके पीछे चल दिया। 25 नंबर वार्ड के अंदर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर मैं हतप्रभ रह गया। क्या यह वही सुरेश है? कहाँ गई उसकी वो सुंदर काया, आकर्षक व्यक्तित्व? इस समय तो वो देखने में बस हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था। क्या देख रहे हो कवि महोदय? सुरेश ने इस कष्ट में भी मुस्कुराते हुए कहा। वो मजाक में मुझे कवि महोदय ही कहा करता था। कॉलेज के दिनों से ही मैं कविताएं कहानियां लिखा करता था। मैंने उसके पास बैठते हुए पूछा, ये तुम्हें क्या हो गया है सुरेश? तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, आंखें गड्ढे में धंस गई हैं, बहुत दिनों से बीमार चल रहे हो। मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर हैरानी हो रही थी। वो बोला, यार, बीमारी का निदान तो तुम डॉक्टर लोग ही करोगे। हाँ, लक्षण मैं बता देता हूँ, मैं दिनों दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। भूख तो अब लगती ही नहीं है, हर समय बुखार बना रहता है, खांसी भी आती है। कई जगह दिखाया पर कोई भी डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा है। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या हुआ है, टीबी? इतना कहकर वो फिर हंसने लगा।
पर हंसते हंसते वो बुरी तरह हांफने लगा तो चुपचाप तकिए का सहारा लेकर ढंग से सांस लेने की कोशिश करने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर एकाएक मैं बेहद उदास हो गया। मैं उसके पास बैठकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, हिम्मत रखो सुरेश, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम कब से यहाँ पर हो? तुम्हारी सारी जांचें हुई या नहीं? सीने का एक्सरे कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो फिर मुस्कुराया। इतनी देर में उसने खुद को संभाल लिया था। वो बोला, यहाँ तो मैं आज ही एडमिट हुआ हूँ, कल तक सारी जांचों की रिपोर्ट भी आ जाएंगी। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के डॉक्टरों का स्वभाव भी अच्छा है। मुझे भी लगता है कि मैं यहाँ से ठीक होकर ही लौटूंगा। पर यार, डॉक्टर होकर भी तो इतना क्यों घबरा रहा है? उसकी बातें सुनकर मैं भी हंस दिया। इतनी तकलीफ में भी सुरेश हंसी मजाक कर सकता है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि वाकई सुरेश ठीक ही कह रहा है। मुझे डॉक्टर होकर मरीज के सामने इस तरह निराशाजनक बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वो मेरा बचपन का दोस्त ही क्यों न हो। इससे मरीज का मनोबल कम होता है। मुझे तो बल्कि उसे ढाढ़स बंधाना चाहिए था। डॉक्टर के सांत्वना देने से मरीज का आधा रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। मैंने बात बदलते हुए कहा, मैं भला क्यों घबराने लगा? टीबी के न जाने कितने मरीज रोज ही मेरी क्लिनिक पर आते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे, आजकल ये भी कोई रोग है? रिपोर्ट्स आने दो, जहां दवाइयां शुरू हुई कि तुम्हारी बीमारी एकदम गायब हो जाएगी। उस समय विनोद जी मुझे उसके पास छोड़कर कहीं चले गए थे और चाचा जी कुछ ही दूर इनने से खड़े न जाने क्या सोच रहे थे। वो मेरी बात सुनकर शरारत से मुस्करा दिया। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच विनोद जी चाय और समोसे अस्पताल की कैंटीन से ले आए। ये देखकर मैं संकोच से भर उठा। मैंने एतराज जताया, अरे भाई साहब, ये सब क्या? यहाँ अस्पताल में इस औपचारिकता की क्या जरूरत थी? वे बोले, अरे कुछ नहीं आलोक जी, कुछ भी तो नहीं है। चाचा जी ने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह से ही हम लोग भागदौड़ में लगे हैं। सच कहें तो आपको यहाँ देखकर बड़ी हिम्मत बंधी है। मेरी तो आधी चिंता आपको यहाँ देखकर ही दूर हो गई है। इतने बड़े अस्पताल में अपनी जान पहचान का कोई मिल जाए तो हर बात की बहुत सुविधा हो जाती है। उन्होंने यह बात कुछ भावुक होते हुए कही। मैंने सांत्वना देते हुए उनका हाथ पकड़कर कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ लगभग सभी डॉक्टरों से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं जाते समय डॉक्टर विवेक जी से कहता जाऊंगा। इस केस को तो वही देख रहे होंगे? वे बोले, जी हाँ, डॉक्टर विवेक ही इस केस को देख रहे हैं। दरअसल कानपुर में डॉक्टर पुनीत ने हमें डॉक्टर विवेक को ही रेफर किया था, इसलिए भी मैं सीधा यही चला आया। मैंने कहा, यह आपने बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर विवेक जी बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। मैं खुद ही अपने सीरियस मरीजों के लिए उन्हीं से सलाह लेता हूँ। विनोद जी ने चाय का एक कप मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने चाय का कप सुरेश को देना चाहा तो उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, मुझे मुंह से कुछ भी लेते ही उल्टी होने लगती है। पेट कुछ हजम ही नहीं कर पाता। उसने यह बात उदास होते हुए कही। मैंने उसकी पीठ पर हल्के से चपत लगाते हुए धीरे से कहा, अरे तू कुछ भी चिंता मत कर। लखनऊ से तुझे खिला पिला कर मोटा ताज़ा करके ही भेजेंगे। ये सुनकर वो मुस्कराने लगा। मैं चाय पीने लगा। आग्रह करके विनोद जी ने मुझे एक समोसा भी खिलाया। सचमुच मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा था। मरीज के बिस्तर पर बैठकर कुछ भी खाने पीने की मेरी आदत नहीं है, पर मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर पा रहा था। चाय पीने के बाद मैं फिर से डॉक्टर विवेक से मिला। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपना क्लिनिक छोड़कर मैं इतनी देर तक अस्पताल में क्या कर रहा था। पर जब मैंने उन्हें सारी बातें बताईं तो वे बोले, अभी इस केस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है आलोक। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स एवं छाती का एक्सरे देखने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। अब कल ही सही डायग्नोसिस हो पाएगा। मैंने कहा, सर, मैं और सुरेश बचपन के मित्र हैं। कई साल तक एक साथ पढ़े लिखे भी हैं। आप जरा उसका ख्याल रखिएगा। वे हंसकर बोले, ये सब तुझे कहने की जरूरत नहीं है। मरीजों की जी जान से सेवा करने के लिए ही तो मैंने इस अस्पताल में नौकरी की है। अपना नर्सिंग होम भी नहीं खोला। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी बात से विवेक जी आहत हो उठे हैं। उन्हें लगा कि मैं उनकी ईमानदारी पर शक कर रहा हूँ। इस लखनऊ शहर में डॉक्टर विवेक को कौन नहीं जानता था। वे जितने कुशल डॉक्टर थे उतने ही भावुक भी। मरीजों का दुख उनसे देखा ही नहीं जाता था। वे जी जान से अपने हर एक मरीज को बचाने में जुट जाते थे। उनका तो मूल मंत्र ही यही था, जब तक तन में सांस है तब तक हमको आस है। बस मन में यही भावना लिए वे अपने मरीज के उपचार में अंतिम क्षणों तक लगे रहते थे। और कभी कभी तो वे आश्चर्यजनक रूप से अपने मरीज को मौत के मुंह से भी खींच लाते थे। मैंने कहा, सर,
सुरेश की हालत देखकर मुझे उसके ऊपर बहुत दया आ रही है। आपने कभी उसका भरा पूरा शरीर नहीं देखा है, अन्यथा आज उसकी हालत देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। वे हंसकर बोले, धत, तेरी यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। तू तो बड़ा भावुक है। एक डॉक्टर होकर भी तेरे मन में अपने दोस्त के प्रति इतनी करुणा उमड़ रही है, तो भला कैसे काम चलेगा? डॉक्टर को अपने हर मरीज का उपचार पूरी लगन और विश्वास के साथ करना चाहिए, पर मन से उसे सन्यासी भी होना चाहिए, जीवन और मृत्यु के प्रति एकदम निर्विकार। उसे तो बस एक दार्शनिक की तरह ही जीवन मरण को देखना चाहिए। तुम इतने सेंटिमेंटल होकर अपने मरीजों का उपचार कैसे कर पाते होगे? तुम्हें तो बड़ी तकलीफ होती होगी न? मैं कुछ न बोला, बस उनकी बातें सुनता रहा। वे बोले, देख, जीवन मरण की डोर तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब जिसे जाना होगा वो तो जाएगा ही। हम लोग भला इसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं। बचाने वाला तो वही है। हर इंसान का प्रारब्ध तो उसने पहले से ही तय कर रखा है। मैं उनकी बातें खामोशी से सुनता रहा। उस समय मुझे फिल्म आनंद की याद आई, जो बहुत साल पहले मैंने देखी थी। उस फिल्म में भी राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से कुछ ऐसा ही कहता है, इस एक चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरे छिपे होते हैं। हम हर इंसान को ठीक से कहाँ समझ पाते हैं। एक निर्विकार सन्यासी, एक दार्शनिक, एक कुशल चिकित्सक, जाने क्या क्या थे विवेक जी। मैंने गौर से उनके चेहरे की तरफ देखा। चश्मे के पीछे झांकती उनकी आंखों में भी गीलापन था। तो क्या ये सब उपदेश केवल मेरे लिए ही थे? सांत्वना देने का ये कैसा ढंग था उनका? मुझे पता था कि वे बहुत ही भावुक इंसान हैं। मरीज को तड़पता देखकर उनकी आंखों से भी आंसू छलक उठते थे। जब बहुत प्रयास के बाद भी वे अपने मरीज को बचा नहीं पाते थे, तो वे भी बेचैनी के मारे रात रात भर सो नहीं पाते थे। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हम हर किसी इंसान को ठीक ठीक समझ ही कहाँ पाते हैं, खुद अपने आप को भी नहीं। इसीलिए तो विवेकानंद जी ने कहा है कि सबसे पहले खुद को जानो, तभी तुम इस दुनिया को समझ सकते हो। अगर हम इंसान को ठीक से समझ सकते, तो फिर मुझे ये कहानी लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती? आज इतने दिनों बाद मेरी इच्छा होती है कि एक बार फिर से मैं प्रभा भाभी से मिलूं। उनसे पूछूं कि क्या अब भी आपकी फिल्म अभिनेत्री बनने की चाहत बरकरार है? क्या आप आज भी आत्मकथ शीशे के सामने खड़ी होकर फिल्मों के डायलॉग बोलने का अभ्यास करती हैं? अगर इतने दिनों में प्रभा भाभी को फिल्मों में कोई रोल मिला होता, तो मुझे जरूर पता चल जाता। ऐसी बातें भी भला कहीं छिपती हैं। किसी न किसी फिल्मी पत्रिका में जरूर प्रभा भाभी की तस्वीर छपी होती। मैं भी तो फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ। फिल्मी पत्र पत्रिकाएं आज भी बड़े चाव से पढ़ता हूँ। मुझे याद है कि डॉक्टरी पढ़ते समय मैंने भी एक पटकथा लिखी थी। सोचा था कि कभी मेरी लिखी पटकथा पर भी कोई फिल्म निर्माता फिल्म बनाएगा। पर यह सब क्या इतना आसान काम है? मेरी वो पटकथा आज भी प्रभा भाभी के पास ही पड़ी है। कभी उनसे वापस लेने का मौका ही नहीं मिला। बाद में मेरा पटकथा लिखने का उत्साह भी खत्म हो गया था। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ भी गया था कि मुझ में पटकथा लिखने की काबिलियत है ही नहीं। प्रभा भाभी के स्टेशन रोड की उस पुरानी विशाल हवेली में जब मैं सुरेश के साथ रहता था, तब प्रभा भाभी ने न जाने किस मूड में आकर एक मोटी सी डायरी में कई रोमांटिक कविताएं लिखी थीं। उनकी वो डायरी आज भी मेरे पास है। मैंने कई बार सोचा कि एक बार प्रभा भाभी से मिलूं और उनकी वो रोमांटिक कविताओं से भरी डायरी उन्हें लौटा दूं और उनसे पूछूं, क्या आप आज भी कविताएं लिखती हैं? सचमुच आज मैं ये जानने को बहुत उत्सुक हूँ कि क्या किसी के अपनी जवानी में देखे गए सुखद सपने कभी सच भी होते हैं या नहीं। लेकिन फिर कभी इतना समय ही नहीं मिला कि मैं प्रभा भाभी से मिलने जा पाता। कानपुर में भला मेरा था ही कौन जिससे मैं मिलने जाता? प्रभा भाभी से ही क्यों, कंचन और सुनीता से भी मेरी एक बार मिलने की प्रबल इच्छा है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों महिलाएं अपनी गृहस्थी में सुखी हैं या किसी मृग मरीचिका के पीछे आज भी भाग रही हैं। क्या इनके मन में अपने अतीत को लेकर आज भी कसक उठती है या मन के किसी कोने में महा असंतोष है? पर सच तो ये है कि इतने दिनों बाद फिर मैं न तो सुनीता से मिल पाया और न ही कंचन से। प्रभा भाभी से भी इसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी वो कविताओं की डायरी आज भी मेरे पास है। उसमें लिखी उनकी रोमांटिक कविताएं मैं आज भी कभी कभी बड़े चाव से पढ़ लेता हूँ। 3 खैर ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। कहानी अब शुरू से ही सुनिए। उस दिन डॉक्टर विवेक से मिलने के बाद मैं घर लौट आया। लखनऊ में बसने से बहुत पहले हम लोग एक छोटे से कस्बे मदनपुर के अपने पैतृक मकान में रहा करते थे। हमारे पड़ोस में ही सुरेश का भी मकान था। हम दोनों कस्बे के ही इंटर कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। सुरेश शुरू से ही बड़ा मेधावी था। कस्बे के इंटर कॉलेज की सभी कक्षाओं में उसने प्रथम स्थान पाया था।
सारा कस्बा ही उसे जानता पहचानता था। मदनपुर में कोई भी पिक्चर हॉल नहीं था, क्लब या कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां बैठकर थोड़ा मनोरंजन किया जा सके। हम लोग शाम को कस्बे के पूरब में स्थित तालाब के पास टहलने निकल जाते या फिर बूढ़ी गंगा के किनारे चले जाते। गंगा जी की ही कोई धारा इधर कटकर बह निकली थी, उसी को बूढ़ी गंगा कहा जाता था। वहीं एक टूटा फूटा पुल था। किसी समय वो बूढ़ी गंगा के उस पार जाने के लिए बना होगा, लेकिन अब उसके अवशेष मात्र ही रह गए थे। उसी टूटे पुल पर जाकर हम लोग घंटों बैठे रहते थे। वहीं खड़े होकर बहुत से लोग पानी का बहाव देखते और बंसी डालकर मछलियां पकड़ा करते थे। वहीं कभी कभी कोई बुजुर्ग सज्जन सुरेश को गौर से देखते हुए रुक जाते, इशारे से उसे अपने पास बुलाते। सुरेश उनके पास पहुंचकर पूरी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करता। वे मानो खुशी से गदगद हो जाते। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए पूछते, क्या तुम मास्टर रामाश्रे जी के लड़के हो? तुमने ही पिछले साल हाई स्कूल में टॉप किया था। सुरेश कहता, जी हाँ बाबूजी, मैं ही सुरेश कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैंने ही पिछले साल हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। वे कहते, वाह, तुम तो इस कस्बे के रत्न हो। तुम जैसे लड़के ही आगे चलकर इस कस्बे का नाम रोशन करेंगे। सुरेश विनम्रता से कहता, सब आपका आशीर्वाद है बाबूजी। वे बुजुर्ग सज्जन बहुत देर तक उससे न जाने क्या क्या बातें करते रहते, फिर प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ फेरकर चले जाते। लेकिन अभी जो सुरेश उनसे बड़ी आत्मीयता से बातें कर रहा होता, उनके जाते ही बुरा सा मुंह बनाकर कहता, बुढ़े ने पूरा आधा घंटा खराब कर दिया यार। मैं कहता, वे तो तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे। वो कहता, यार ऐसी तारीफ को क्या चाटूंगा। तारीफ में ही कितने उपदेश दे डाले बुढ़े ने, दिमाग चाटकर ही रख दिया। अगर ये कंचन के दादाजी न होते तो क्या मैं इतनी देर तक इनका उपदेश सुनता? ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता और उत्सुकता भी। मैं पूछता, कौन कंचन? वो बोला, अरे वही उमाशंकर की बड़ी वाली लड़की, जिसकी मंडी के सामने बड़ा सा मेडिकल स्टोर है। मैंने कहा, वे तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी बीवी तो बहुत सुंदर है। सुना है उन्होंने अपने जमाने में लव मैरिज की थी। ये सब मेरी बड़ों से सुनी सुनाई बातें थीं। वो बोला, हाँ तभी तो, कंचन भी बला की खूबसूरत है, अपनी माँ जैसी ही। आखिर लव मैरिज की पैदाइश है। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? मेरी बात सुनकर सुरेश शरारत से मुस्कुराया, कंचन मुझे प्यार करती है। हम लोगों ने एक दूसरे को लव लेटर भी लिखे हैं। मैंने तो उसके छोटे भाई से भी दोस्ती गांठ रखी है यार। ये कहकर सुरेश ने अपनी जेब से एक लव लेटर निकालकर मुझे दिखाया। मैं वहीं पुलिया पर बैठे बैठे उस लव लेटर को बड़ी उत्सुकता से पढ़ने लगा, जैसे किसी महाकाव्य का आनंद ले रहा हूँ। मैं किसी लड़की द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र पहली बार पढ़ रहा था। मैं सुरेश की हिम्मत देखकर हतप्रभ रह गया। वाह, कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की उसे प्रेम पत्र लिखती है। यह मेरे लिए जैसे दुनिया का 7वां आश्चर्य था। उन दिनों सुरेश मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। उस दिन हम लोग उसी बूढ़ी गंगा के टूटे पुल पर बैठे बैठे कंचन के बारे में घंटों बातें करते रहे। तब हम लोग इंटर में थे। उन दिनों कस्बे की खूबसूरत लड़कियों के बारे में बातें करने में न जाने कितना मजा आता था। शायद वो उम्र ही ऐसी थी। गर्मियों की छुट्टियों की ही बात है। मैं और सुरेश अक्सर शाम के समय घूमते घूमते उसी बूढ़ी गंगा के किनारे जा पहुंचते थे। इस छोटे से कस्बे में और कोई एकांत सी जगह भी तो नहीं थी जहां बैठकर हम अपने मन की बातें कर पाते। फिर हमारी बातें भी तो अजीब ही थी, एकदम रहस्यमय। हम दोनों अपनी सारी योजनाएं उसी बूढ़ी गंगा के टूटे हुए पुल पर बैठकर ही बनाते थे। आज भी उस पुल के भग्नावशेष इस बात के गवाह हैं। अगर वे बोल सकते तो शायद वे हमारे बारे में न जाने कितनी कहानियां कहते, कितनी रहस्यमय बातें बताते, जो शायद ही कोई जानता हो। पर हमें तो जैसे ऐसे ही मूक श्रोताओं की जरूरत थी, जो हमारी सारी बातों के साक्षी तो हों, पर किसी को भी हमारी वे रहस्यमय बातें बता न पाएं। क्या करे, हमारी बातें ही कुछ अजीब सी थीं। हाँ, यह उसी दिन की बात है। सुरेश घाट के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठते हुए बोला, यार छुट्टियां नहीं होती तब ही ठीक रहता। इन दिनों तो जीना हराम है। मैंने कहा, क्यों? साल भर पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। अब कुछ दिन पढ़ने का टेंशन तो नहीं रहेगा। कुछ दिन मौज मस्ती करेंगे। आगे जब बीएससी में एडमिशन लेंगे तब देखा जाएगा। वो बोला, नहीं यार वो बात नहीं। मैंने पूछा, फिर क्या बात है? वो बोला, कॉलेज खुले थे तो आते जाते उसके दर्शन तो हो जाते थे। अब तो समझ में ही नहीं आता कि लेटर उस तक कैसे पहुंचाएं। देवी जी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं, जाने कहाँ पाताल में छिपी बैठी रहती हैं। मैं समझ गया कि वो कंचन की बात कर रहा है,
उमाशंकर की बड़ी लड़की की, जिनकी मंडी के सामने बड़ी सी मेडिकल की दुकान है। आजकल तो उसके सिर पर दिन रात कंचन का ही नशा सवार था। कंचन को देखे बिना उसे चैन ही नहीं पड़ता था। हर समय वो कंचन के ही गुण गाता रहता। खाते पीते सोते जागते हर समय उसे कंचन ही नजर आती थी। कंचन के प्यार में वो पूरी तरह गिरफ्तार था। दरअसल वो उम्र ही ऐसी थी। उस समय कुल मिलाकर 18 साल ही तो उम्र थी सुरेश की। इस उम्र में उसे प्यार न होता तो भला कब होता? इस उम्र में ही तो लड़कों को लड़कियां सबसे अधिक आकर्षित करती हैं। यह उम्र ही ऐसी होती है कि उस समय हर लड़की हूर नजर आती है, स्वर्ग की अप्सरा सी। सुरेश भी उन दिनों कंचन की एक झलक के लिए दिन भर मारा मारा फिरता रहता था। सोमवार को उसे मालूम था कि कंचन मंदिर जाती है, तो वो दिन भर कस्बे के उस प्राचीन मंदिर में डेरा डाले रहता। जिस दिन कंचन के दर्शन हो जाते वो जैसे धन्य हो जाता। उस दिन उसे न जाने कैसी खुशी मिलती। उस पर पूरे दिन कंचन का ही नशा छाया रहता था। ये बात तो बस वही समझ सकता है जिसने इस चढ़ती उम्र में किसी खूबसूरत लड़की से प्यार किया हो। वो बोला, अब तो मुझे ये लेटर उसके घर में ही पहुंचाना होगा। उसकी बात सुनकर मैं जैसे घबरा सा गया। मैंने कहा, नहीं, ऐसा मत करना। लेटर किसी और के हाथ में पड़ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो बोला, मालूम भला किसको होगा? ठीक उसके हाथ में लेटर पकड़ा कर आऊंगा, तुम देख लेना। यार, मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूँ। उसके कहने का ढंग ही अजीब था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा तिस्मार खां हो। ये सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने कहा, फिर भी किसी ने देख लिया तो खैर नहीं। वो बोला, तो क्या हुआ? कौन हम लोग लेटर में अपने नाम लिखते हैं? मैंने कहा, फिर भी अगर धोखे से भी लेटर उसके पास पकड़ा गया तो पूछताछ होगी ही। तब वो सब कबूल कर देगी, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालकर खुद मासूम बन जाएगी, जैसे वो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान हो। पर उसे जैसे कंचन पर अटूट विश्वास था। वो बोला, नहीं, कंचन ऐसा नहीं करेगी। वो किसी भी कीमत पर मेरा नाम नहीं लेगी। मैंने कहा, मार के सामने अच्छे अच्छे पहलवान भी ढीले पड़ जाते हैं। वो तो बेचारी अभी मासूम सी लड़की है, लेकिन वो किसी भी तरह मेरी बात मानने को तैयार न था। वो बोला, लेकिन उसके दादाजी तो मुझे जानते हैं, कितनी बार तुम्हारे सामने ही मेरी तारीफ कर चुके हैं। वे किस दिन काम आएंगे? मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, उनसे मिलने के बहाने ही हम लोग कंचन के घर चले गए। उसके दिमाग में जैसे कोई शातिर योजना तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैं इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। सच तो ये था कि मैं सुरेश जितना निर्भीक और बहादुर नहीं था। ऐसे कामों में मुझे डर लगता था और संकोच भी होता था। प्यार व्यार के चक्कर में भी मैं कभी नहीं पड़ा था। मैंने कहा, तो ठीक है, तुम हो आना। मुझे तो कंचन के दादाजी जानते नहीं हैं। मेरी तो उन्होंने कभी तारीफ भी नहीं की है। फिर भला मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उनकी नजरों में तो इस मदनपुर कस्बे के रत्न तुम ही हो। मुझे तो उन्होंने कभी झूठे मुंह भी आशीर्वाद नहीं दिया। वो बोला, वाह, भला उनको क्यों दोष देते हो? तुमने आज तक ऐसा कोई तारीफ लायक काम भी तो नहीं किया है। फिर वे तुम्हारी तारीफ क्यों करेंगे? मैंने कहा, तो ठीक है, मैं उनकी तारीफ का भूखा भी नहीं हूँ। मुझे कौन सा उनकी पोती से प्रेम करना है? तुम ही उसके लिए दीवाने हुए जा रहे हो। मेरी बात सुनकर वो चिढ़ गया। नाराज होकर बोला, तब कोई बात नहीं, मेरी तुम पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं। आगे से तुम मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। मैंने तो हर समय तुम्हारा साथ दिया है। पंकज सक्सेना से लड़ाई के समय कौन तुम्हारे साथ था? अपनी ही बिरादरी के लड़के से पंगा लेकर मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई, और आज जब मेरा काम है तो तुम पीछे हट रहे हो। ये कहकर वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। मैंने कहा, देख सुरेश, बेकार की नौटंकी मत कर। मारपीट से मैं भी नहीं डरता हूँ। किसी को ठोकना हो तो बता, कभी पीछे नहीं हटूंगा। पर ये दूसरी तरह का मसला है। इन सब बातों से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसे कामों से मेरे साथ साथ मेरे घरवालों की भी बदनामी हो। ये सब क्या अच्छे काम हैं? मैं ऐसे टुच्चे कामों में नहीं पड़ता। वो बोला, अच्छा, टुच्चे काम? बड़े शरीफ बन रहे हो? मैंने कहा, हाँ, और क्या? लड़कियों के पीछे भागने में भला कहाँ की शराफत है? पकड़े गए तो कितनी बदनामी होगी। 100 जूते अलग से पड़ेंगे। न बाबा, मेरा सिर इतना मजबूत नहीं है। अब वो मेरी खुशामद करते हुए बोला, लेकिन इसमें तुझे परेशानी ही क्या है? तुझे बस मेरे साथ कंचन के घर चलना ही तो है। कंचन के दादाजी के साथ बैठकर गप्पे ही तो लड़ानी हैं। इससे जरा उनका ध्यान बटा रहेगा। बाकी जो कुछ करना होगा मैं ही करूँगा। इसमें तेरी और तेरे घरवालों की बदनामी कैसे हो जाएगी? जूते पड़ने की नौबत ही क्यों आएगी? किसी लड़की के प्यार में पड़ना क्या इतना बुरा काम है? मैंने कहा, वो बात नहीं।
प्यार करने के लिए अभी उम्र पड़ी है। ये तो हमारे पढ़ने लिखने के दिन हैं। पढ़ लिख कर कहीं ढंग की नौकरी मिल जाए, तब जी भरकर प्यार कर लेना। मेरी बात सुनकर सुरेश बेतहाशा हंसने लगा। बिल्कुल पागलों की तरह वो देर तक हंसता ही रहा। मैंने पूछा, क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। वो हंसते हंसते बोला, यार क्या जोक मारी है, वाह। मैंने हैरानी से पूछा, जोक क्यों? वो किसी तरह अपनी हंसी रोककर बोला, यार प्यार करने की यही तो उम्र है। नौकरी मिलते मिलते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर तब तक क्या कंचन ही मेरे साथ प्यार करने के लिए बैठी रहेगी? तब तक तो उसकी शादी भी हो जाएगी, 1-2 बच्चों की माँ बन जाएगी वह। उसके बच्चे मुझे मामा न कहने लगे, बस यही गनीमत होगी। मैं बैठा बैठा उसकी बातें सुनता रहा। शायद सुरेश ठीक ही कह रहा था, प्यार करने की यही सही उम्र थी हमारी। फिर भी मैंने कहा, यार तू मुझे इस चक्कर में मत घसीट। तू तो जानता ही है कि मैं इन सब बातों में अनाड़ी हूँ। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कहीं मेरी वजह से तेरा काम भी न बिगड़ जाए। पर सुरेश नहीं माना। उसने मुझे कई तरह से समझाया, आखिरकार मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी, और कोई उपाय भी तो नहीं था। उस दिन अगर मैं उसकी बात न मानता तो शायद हमारी दोस्ती ही टूट जाती। पर आज जब मैं इतने सालों बाद ये कहानी लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, काश उस दिन ही हम लोगों की दोस्ती टूट जाती, तो मुझे बाद में इतनी मानसिक पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता और नहीं ये कहानी लिखनी पड़ती। तब मीता भाभी से मेरा वास्ता ही क्या रह जाता? सुरेश के रहते ही तो मीता भाभी से मेरा परिचय था।